ओके, तो हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज पीसीओएस। पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम। अगर हम पीसीओएस की बात करें तो इस टाइम पे पाकिस्तान में डायबिटीज़ के बाद या फीमेल्स में अगर हम बात करें तो सबसे कॉमन जो कंडीशन है या सबसे कॉमन जो डिजीज़ है, जो मसला आ रहा है वो है पीसीओएस का। पीसीओएस होता क्या है? बेसिकली ये एब्रिवेशन है पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम का। इसमें होता ये है कि ओवरीज के इर्द गिर्द बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं। उन सिस्ट में फ्लूइड भी हो सकता है और उन सिस्ट में जो है वो पस वगैरह भी मौजूद हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि उस फीमेल को वो पीसीओस हुई किस वजह से है। तो बेसिकली पीसीओस एक प्रॉब्लम है जो कि रिप्रोडक्टिव ईयर्स या रिप्रोडक्टिव फीमेल्स जो हैं उनमें डेवलप होता है। मतलब मीनोपॉज डेवलप होने से पहले, मीनोपॉज कहते हैं जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टॉप हो जाता है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जिन फीमेल्स में कंटिन्यू होता है उनमें पीसीओएस वाली कंडीशन बहुत कॉमन होती है और ऑलमोस्ट 50% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पीसीओएस को फेस कर रही है। और उसमें से 97% जो फीमेल्स हैं उनको पता ही नहीं होता कि पीसीओएस होती क्या है। तो बेसिकली ये एक कंडीशन है जिसमें फीमेल्स की जो ओवरीज है वो इफेक्ट हो रही होती हैं। और ओवरीज क्या हैं? ओवरीज फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, ये वो ऑर्गन्स हैं जहाँ से एग रिलीज होता है और उस एग की मेचुरेशन होती है। मेचुरेशन के बाद जब वो वहाँ से रिलीज होता है तो देन उसकी फर्टिलाइजेशन होती है और फर्टिलाइजेशन के बाद उसके यूट्रस में जो है वो इम्प्लांटेशन होती है एंड देन वो आगे एक न्यू ऑफस्प्रिंग में जो है वो डेवलप होता है। अब अगर हम पीसीओएस की बात करें तो इसमें ये होता है कि जो एग की प्रोडक्शन है वो नॉर्मल नहीं हो रही होती। एग की प्रोडक्शन नॉर्मली नहीं होती और ओवरीज में जो है वो सिस्ट बन जाते हैं। जहाँ से एग रिलीज होना था वहाँ पर जो है वो सिस्ट बन जाते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है इसको हम 2 से 3 हार्मोन्स जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। एक को हम कहते हैं एस्ट्रोजन और एक को हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एक होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसमें फॉलिकल की रिलीज को स्टिमुलेट करना होता है। और उसके बाद एक होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इसने ओवरी को ट्रिगर करना होता है कि वो एग को मैच्योर करवाए एंड देन एग की जो है वो रिलीज करवाए। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की जो लेवल है बेसिकली ये आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है वो रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब अगर हम बात करें पीसीओएस की तो पीसीओएस जो है इसमें बेसिकली ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस वाली कंडीशन है जिसमें फीमेल्स के अंदर बहुत स्वेयर किस्म का जो है वो हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ हुआ होता है। और फीमेल की बॉडी में जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन है उसके लेवल ड्रॉप कर जाते हैं और जो मेल हार्मोन है जिसे हम एंड्रोजन कहते हैं उसके लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। अगर एंड्रोजन की बात करें ना तो एंड्रोजन क्या है? ये मेल हार्मोन है लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में, एक स्मॉल अमाउंट में ये फीमेल की बॉडी में भी मौजूद होते हैं। और जिन फीमेल्स में एंड्रोजन के लेवल बढ़ जाते हैं फिर उनमें पीसीओएस की जो कंडीशन है वो डेवलप होती है। अगर हम पीसीओएस के एग्जैक्ट कॉज की बात करें कि कौन सी वजह है जिसकी वजह से पीसीओएस डेवलप होती है तो इसका एग्जैक्ट कॉज स्टिल अननोन है। लेकिन बहुत सारी कंडीशंस हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ट्रिगर कर रहे होते हैं पीसीओएस को। पीसीओएस एक सिंड्रोम है। सिंड्रोम किसे कहते हैं? सिंड्रोम और डिजीज में ना डिफरेंस होता है। सिंड्रोम हम कहते हैं जिसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स जो है वो इकट्ठे अपीयर हो रहे होते हैं और मल्टीपल डिजीजेस के सिम्टम्स जब अपीयर होते हैं एक स्पेसिफिक कंडीशन में तो उसे जो है वो हम सिंड्रोम का नाम देते हैं। तो पीसीओएस जो है ये एक सिंड्रोम है जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स अपीयर होते हैं और वो सिम्टम्स अल्टीमेटली इफेक्ट कर रहे होते हैं ओवरीज को और ओवुलेशन को। ओवुलेशन किसे कहते हैं? ओवुलेशन कहते हैं एग की ओवरी से जो है वो मैच्योर होने के बाद एग का ओवरी से रिलीज होना, उसे ओवुलेशन कहते हैं। अब पीसीओएस जिस भी फीमेल को है हम कैसे जो है वो एक पर्सन को लेबल करेंगे कि इसे वाकई, या किसी भी फीमेल को कैसे डायग्नोज करेंगे कि इसको वाकई में पीसीओएस है या किस। डायग्नोसिस जो है इसका वो 3 बेसिस पर होता है। ये 3 सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, 3 मेन फीचर्स हैं। अगर किसी फीमेल कहा जाता है, डॉक्टर से कहते हैं कि आप मोस्टली फीमेल को ये कहते हैं कि आपकी जो है ना वो पानी की थैलियाँ बनी हुई हैं यूट्रस में या बच्चादानी में जो है ना वो आपकी पानी की थैलियाँ, मेल्स में ये करेक्टर होता है। तो जब एंड्रोजन के लेवल फीमेल की बॉडी में इंक्रीज होते हैं तो उनमें भी यही वाले फीचर्स, मेल वाले फीचर्स जो है वो डेवलप होने लग जाते हैं। और इसके अलावा मेल पैटर्न बाल्डनेस जो है वो उनमें डेवलप होती है। तो कोई ऐसी फीमेल है जिसकी ओवरीज में सिस्ट डेवलप हुई हुई है, इसके अलावा उसका जो एंड्रोजन का लेवल जब चेक किया गया ब्लड में तो उनका जो है वो एंड्रोजन लेवल एलिवेट है और उनको इरेगुलर या स्किप्ड पीरियड्स हैं। मतलब पीरियड्स या तो हो नहीं रहे और अगर हो रहे हैं तो इरेगुलर हो रहे हैं। और अगर हो रहे हैं तो उनमें ब्लीडिंग जो है वो भी प्रॉपरली नहीं हो रही। तो अगर तीनों ये वाले सिम्टम्स मौजूद हैं या यही 3 मेन फीचर्स मौजूद हैं तो उन्हें हम कहते हैं कि
इस फीमेल को जो है वो पीसीओज है। अब पीसीओज में होता क्या है, पीसीओज में होता ये है कि बहुत सारी छोटी फ्लूइड वाली थैलियां जो हैं वो ओवरीज के अंदर बन जाती हैं। नॉर्मली अगर हम बात करें तो ओवरीज में फोलिकल रिलीज होता है और फोलिकल जो है वो वहां पर मेच्योर होकर एग की मेच्योरेशन करवा रहा होता है। एग जब मेच्योर हो जाता है तो वहां से एग रिलीज होता है ओवरी से, जिसे हम कहते हैं ओवुलेशन। फिर वहां से वो फेलोपियन ट्यूब से ट्रेवल करता हुआ जो है वो यूट्रस की तरफ आता है और वहां पर उसकी इम्प्लांटेशन होती है। इम्प्लांटेशन का मतलब है कि वहां पर जो है वो उसकी अटैचमेंट होती है और वहां पर फिर बाकी की जितनी भी उसकी ग्रोथ वगैरह होनी होती है वहां पर होती है। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए, स्पर्म मौजूद हो और फर्टिलाइजेशन हो जाए तो वहां पर जो है वो एम्ब्रियो डेवलप होता है और आगे जो है वो एक न्यू ऑफस्प्रिंग डेवलप हो रहा होता है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो एग जो है कुछ टाइम के लिए वहां पर स्टे करता है, वेट करता है फर्टिलाइजेशन का। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाए तो एम्ब्रियो बन जाता है, अगर फर्टिलाइजेशन ना हो तो वो एग। और इसके अलावा यूट्रस की जो लाइनिंग होता ये है कि जब एग की मेचुरेशन हो रही होती है ना ओवरीज के अंदर, उसी टाइम पे यूट्रस की जो वॉल होती है वो भी थिक हो रही होती है। वो किस लिए थिक हो रही होती है, बेसिकली वो तैयार हो रही होती है कि वहां पर आकर जब जाइगोट इम्प्लांट हो या वहां पर आकर जब उसकी इम्प्लांटेशन हो एग की, तो प्रॉपरली जो है वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जा सके और प्रॉपर तमाम चीजें जो है वो वहां पर हो। बेसिकली वो एक तरह का इन्वायरमेंट जो है वहां पर क्रिएट हो रहा होता है आगे नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग की रिप्रोडक्शन के लिए, प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट के लिए। तो एक टाइम पे ये दोनों काम हो रहे होते हैं। पहला क्या कि ओवरी में एग जो है वहां पर वो मेच्योर हो रहा है और उसने वहां से रिलीज होना है। एट द सेम टाइम यूट्रस में क्या होता है कि यूट्रस की जो वॉल होती है उसकी थिकनिंग हो रही होती है, वो मोटी हो रही होती है। ठीक है, तो अब क्या होता है कि जब एग रिलीज होकर आता है यूट्रस में और वहां पर उसकी फर्टिलाइजेशन नहीं होती, तो फिर अब वो एग और वहां पर जो उसकी थिकनिंग हुई हुई थी यूट्रस की वॉल की, एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है जिसे हम कहते हैं, उसकी थिकनेस जो हुई हुई थी, वो दोनों उनकी डिस्ट्रक्शन होने लग जाएगी, वो डिजेनरेट होने लग जाएंगे और फिर जो डेब्रिस है बॉडी से वो एक्सक्रीट होता है, जिसे हम कहते हैं कि ये मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो फीमेल का कंटिन्यू है, या जिसे हम कहते हैं कि ये पीरियड्स जो है वो फीमेल के स्टार्ट हो गए हैं। तो बेसिकली ये एक पूरा नॉर्मल सिनेरियो होता है। अब पीसीओएस की कंडीशन में क्या होता है, पीसीओएस की कंडीशन में होता ये है कि एग जहां पर एग ने मेच्योर होना था या जहां पर एग की प्रोडक्शन होनी थी वहां पर एग नहीं बनता। ओवरीज के अंदर, ओवरीज में जहां से एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन वगैरह की प्रोडक्शन होनी थी वहां पर एंड्रोजन्स रिलीज होते हैं। और सेकंड क्या कंडीशन आती है, सेकंड ये कंडीशन आती है कि वहां पर एग की प्रोडक्शन की बजाय, एग की मेच्योरेशन की बजाय वहां पर सिस्ट डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, फॉलिकल मेच्योर होके एग नहीं बनाता, फॉलिकल जो है वो एक सिस्ट बना रहा होता है। अब वहां पर क्या है कि एग तो बन ही नहीं रहा, या अगर एग मौजूद है तो वो इतनी पुअर क्वालिटी का होता है कि या तो उसकी मेच्योरेशन नहीं हो रही होती, अगर मेच्योरेशन होती है तो वो रिलीज नहीं हो रहा होता, ओवुलेशन नहीं हो रही होती। तो जब ओवुलेशन नहीं होती वहां पर लॉन्ग टाइम के लिए जो है वो बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स वगैरह हैं, बेसिकली हार्मोनल इम्बैलेंस डेवलप ही इस तरह से होता है कि आपका जो है वो अब ओवुलेशन नहीं हो रही, जो एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एफएसएच और एलएच होते हैं हार्मोन्स आपके, उनके लेवल्स जो नॉर्मली आपके 15 डेज तक थोड़े हाई होते हैं और उसके बाद वो ड्रॉप करते हैं और फिर जो है वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग की ब्रेकेज होती है, उसकी जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है और बॉडी से डिजेनरेशन होती है और वो रिलीज होता है। तो ये सारे हार्मोन्स जो है ना, इनका एक टाइम होता है प्रॉपर कि किसने किस टाइम पे रिलीज होना है। जब एग रिलीज नहीं होता तो ये सारे के सारे हार्मोन्स की जो टाइमिंग होती है या हार्मोन की जो रिलीज होती है ये इफेक्ट होती है और ये बेसिकली कॉज करती है हार्मोनल इम्बैलेंस। तो पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम पीसीओएस में बहुत सारे सिस्ट बन जाते हैं ओवरीज में, और वो वाले जो सिस्ट होते हैं या वो वाले जो सैक्स होते हैं उनमें या तो फ्लूइड हो सकता है या फिर पस जो है वो भी होती है। पस है या फ्लूइड है, ये डिपेंड करता है कि वो सिस्ट जो है बनी वहां पर किस वजह से है। अगर पीसीओ सिर्फ और सिर्फ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से डेवलप नहीं होती, सम टाइम पेल्विक इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन इतने वर्स हो जाते हैं कि ओवरीज जो है ना वो डैमेज होने लग जाती हैं, या ओवरीज से जो एग रिलीज होता है वो प्रॉपरली मेच्योर नहीं होता और वो भी अल्टीमेटली लीड करता है टुवर्ड पीसीओस। तो ये डिपेंड करता है कि पीसीओस जो है वो हो किस वजह से रही है। अब वहां पर जो सैक्स बने हैं वो बेसिकली फॉलिकल्स होते हैं जिनमें इमेच्योर एग होता है और वो एग मेच्योर नहीं होता और जिसकी वजह से ओवुलेशन जो है वो नहीं होती। ये चीज मैंने
पहले यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। कॉजेस, अब ये जो पीसीओस है ये होते किस वजह से है, इसकी वजूहत क्या होती है। अगर हम इसके कॉजेज की बात करें तो 3 से 4 मेन फैक्टर होते हैं, ठीक है। फर्स्ट वन क्या, जीन्स, फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में जो है पीसीओएस का कोई केस है तो चांसेस हैं कि ये आप में भी पीसीओएस डेवलप हो सकती है। सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही जो है वो पीसीओएस की कैरियर नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ फीमेल ही जो है वो पीसीओएस उसकी वजह से डेवलप नहीं होते। सम टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी फीमेल को पीसीओएस है और आगे जो उनका ऑफस्प्रिंग है वो मेल है, तो एक मेल जो है बेसिकली वो भी कैरियर हो सकता है पीसीओएस का, ठीक है। क्योंकि अगर हम बात करें ना जीन्स की, या अगर हम जो है वो जेनेटिक्स में चले जाएं, तो बेसिकली एक्स एक्स जो है ना, डबल एक्स फीमेल को शो करते हैं और सिंगल एक्स और सिंगल वाई, मतलब एक्स और वाई का जब पेयर होता है ये मेल को शो करता है। तो एक्स वाला जो क्रोमोसोम है ना वो मदर से आता है, तो मदर से आ रहा है, तो अगर मदर को पीसीओएस है तो मेल में भी जो एक्स वाला क्रोमोसोम आ रहा है तो मेल जो है वो भी कैरियर हो सकता है पीसीओएस का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपकी मदर की साइड से जो है वो आप में ये डेवलप हो सकती है। अगर आपके जो फादर हैं उनकी फैमिली हिस्ट्री में ऐसा कोई केस रहा है तब भी आपको पीसीओएस डेवलप हो सकती है। इसके अलावा इंसुलिन रेजिस्टेंस, अगर हम इस टाइम पे जो केसेस आ रहे हैं पीसीओएस के उनकी बात करें ना, तो मेन रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। सबसे ज्यादा जो ये पीसीओएस इस टाइम पे डेवलप हो रही है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डेवलप हो रही है। उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है हमारा लाइफस्टाइल, ठीक है, हमारे डाइटरी पैटर्न्स, ये तमाम चीजें। अब इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बेसिकली होती क्या है, इंसुलिन ये एक हार्मोन है जो कि आपकी बॉडी में प्रोड्यूस होता है ग्लूकोज के रिस्पॉन्स में। मतलब जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई होता है तब इंसुलिन पेंक्रियाज से रिलीज होती है और ये क्या करता है, आपका ग्लूकोज का अपटेक करवाता है और इसने ब्लड ग्लूकोज लेवल को जो है वो ड्रॉप करना होता है, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप करना जो है वो इंसुलिन का काम होता है। एंड एट द सेम टाइम जब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो नॉर्मल सेट पॉइंट तक आ जाता है या वहां से ज्यादा ड्रॉप हो जाता है तो फिर ग्लूकागोन आता है और ग्लूकागोन और इंसुलिन मिलकर जो है वो आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करवा रहे होते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस ये होती है कि आपकी बॉडी इंसुलिन को सेंस नहीं कर पा रही। इंसुलिन रिलीज तो हो रही है, पेंक्रियाज इंसुलिन तो बना रहा है, लेकिन बॉडी के जो सेल्स हैं वो इंसुलिन को सेंस नहीं कर पा रहे, ठीक है। और फिर जो ब्लड के अंदर एक्स्ट्रा इंसुलिन होती है ये ओवरीज को ट्रिगर करती है कि ये एंड्रोजन की प्रोडक्शन को इनहांस करवाएं। और एंड्रोजन्स क्या है, ये मेल हार्मोन्स हैं और जो कि हार्मोनल इम्बैलेंस इनकी वजह से कॉज होता है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन पेल्विक इन्फ्लेमेशन किसी वजह से हो गई, ठीक है। अगर जो है वो कोई इस तरह का कोई जख्म हो गया या कोई और रीजन की वजह से पेल्विक रीजन में इन्फ्लेमेशन हो जाती है या ओवरीज में इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसकी वजह से भी पीसीओएस डेवलप हो सकती है। बैक्टीरियल या फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी पीसीओएस डेवलप हो सकती है। और जो यूटीआई जिन फीमेल्स को होते हैं ना उनमें भी ज्यादा चांसेस होते हैं उनमें भी ज्यादा चांसेस होते हैं पीसीओएस डेवलप होने के, ठीक है। यूटीआईज क्या है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन को एट द स्पॉट ट्रीट कर लिया जाए तो वो इतना मेजर इशू नहीं होता, लेकिन अगर उसे इग्नोर करते हैं और उसे मैनेज नहीं करते, उसके ट्रीटमेंट नहीं करवाया जाता तो वो आपकी किडनी को भी डैमेज कर सकता है और वो आपके वेजाइना, यूट्रस, ओवरीज, इन तमाम चीज़ों को जो है वो डैमेज कर सकता है, ठीक है। वो यूरिनरी ट्रैक के थ्रू जो है वो अपवर्ड मूव करता है, यूट्रस के थ्रू जो है वो अपवर्ड मूव करता है और आपके हायर ऑर्गन्स जो ऊपर उनसे आगे आगे मौजूद है वो जैसे कहते हैं इन्फेक्शन फैलते जाना, तो इसी तरह से जो है वो इन्फेक्शन बढ़ता है और फिर ओवरीज भी अल्टीमेटली इससे इफेक्ट हो रही होती है। तो ये किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी पीसीओएस डेवलप हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी पीसीओएस डेवलप हो सकती है। लेकिन इस टाइम पे जो केसेस पीसीओएस के हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस ओबेसिटी की वजह से होती है या जब आपकी बॉडी में एडिपोज टिश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं। एडिपोज टिश्यूज ये फैट सेल्स बेसिकली होते हैं, तो जब इनका लेवल आपकी बॉडी में ज्यादा होता है तो उसकी वजह से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो रही होती है। अगर हम बात करें पीसीओएस के सिम्टम्स की, तो पीसीओएस के सिम्टम्स क्या हैं, इरेगुलर पीरियड्स, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर नहीं होता,
ठीक है। और इरेगुलर होता है मतलब जितने डेज के बाद हर फीमेल के जो है ना वो डिफरेंट डेज होते हैं, मतलब कुछ फीमेल को जो है वो 28 डेज के बाद ये साइकिल दोबारा से अपीयर हो रहा था, कुछ का 25 के बाद और कुछ का 24 के बाद। तो इस तरह से ना हर फीमेल का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर उसको जो है वो इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, मतलब जब पीरियड्स जिस टाइम पे होने चाहिए उसके अलावा उससे पहले हो रहे हैं या बहुत लेट हो रहे हैं, या अगर या पीरियड हो ही नहीं रहे, तो ये इंडिकेट करता है पीसीओएस को। इसके अलावा हैवी ब्लीडिंग, मतलब पहली बात तो ये है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, ठीक है, वो अपीयर ही नहीं हुआ, और एक मंथ गुजर गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अपीयर ही नहीं हुआ। फिर सेकंड मंथ क्या हुआ कि पीरियड्स तो हुए लेकिन हैवी ब्लीडिंग हुई। तो ये भी एक आपके पास सिम्टम है पीसीओएस का। हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है उस टाइम पे? बेसिकली जो हर दफा जब ये साइकिल चलता है ना, तो हर दफा आपकी यूट्रस की लाइनिंग जो है वो थिक होती है, और फिर जो है वो उसकी डिस्ट्रक्शन होती है, बॉडी से जो है वो रिलीज होता है वो सारा डेब्रिस। लेकिन अगर एक दफा जो है वो आपका साइकिल मिस हो गया है, तो क्या होगा कि आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है वो वैसे ही थिक रहेगी, और उसकी जो है वो डिस्ट्रक्शन वगैरह नहीं हो रही होगी, डिजनरेशन नहीं हो रही। नेक्स्ट टाइम दोबारा से जब साइकिल आपका स्टार्ट हुआ है, तो दोबारा से जो है उसकी थिकनिंग होगी, और जब इस टाइम पे या नेक्स्ट टाइम जब वो दोबारा से उसकी जो है वो जनरेशन हो रही है, तो एक डबल लाइनिंग, मतलब पहले जो है पहले वाली भी मौजूद थी और उसके ऊपर दोबारा से जो है वो आप कहते हैं कि यूट्रस की लाइनिंग दोबारा से थिक हुई, तो इस वजह से जो है ना वो हैवी ब्लीडिंग होती है। इसके अलावा इसके सिम्टम्स में हेयर ग्रोथ बॉडी के वो ऑर्गन्स, वो पार्ट्स जहाँ पर नॉर्मली हेयर मौजूद नहीं होते, उन पीसीओएस की जो फीमेल्स होती हैं उनमें उस कंडीशन में, पीसीओएस की कंडीशन में, उन पार्ट्स पर भी जो है ना वो हेयर ग्रोथ बढ़ने लग जाती है। जैसे नॉर्मली फेस पे जो है ना वो बहुत ज़्यादा हेयर्स नहीं होते, ठीक है, मेल्स के होते हैं, फीमेल्स के नहीं होते। तो जो फीमेल्स हैं पीसीओएस, जिनको पीसीओएस का इशू होता है, उनके फेस पर भी जो है वो बहुत सारे इस तरह से बाल, हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है। इसके अलावा एक्नी, एक्नी ये भी डायरेक्टली लिंक्ड होती है हार्मोनल इम्बैलेंस से। बेसिकली जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और आपका जो है वो ये सारा पैटर्न इफेक्ट होता है, बैलेंस इफेक्ट होता है बॉडी का ग्लूकोज को रेगुलेट करने का, तो उससे जो है वो एक्ने डेवलप हो रही होती है। हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी एक्ने डेवलप हो रही होती है। वेट गेन, अब वेट गेन पीसीओएस में कैसे होता है? अच्छा, दो कंडीशंस हैं। एक तो ये कि पहले आपका वेट गेन होता है और उसके बाद आपको जो है वो पीसीओएस के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, और सेकंड वन ये कि आपको पहले पीसीओएस के सिम्टम्स अपीयर होते हैं एंड देन आप नोटिस करते हैं कि आपका जो है वो वेट गेन हो रहा है। पीसीओएस से लिंक्ड जो वेट गेन है वो, उसकी रीजन ये होती है कि आपका, मैंने बताया ना, इस ये डिजीज ही क्या है, ये कंडीशन ही वो है कि जिसमें हार्मोनल इम्बैलेंस होता है। तो जब एस्ट्रोजन का लेवल ड्रॉप करता है, एस्ट्रोजन का लेवल कम होता है फीमेल की बॉडी में, तो उसकी वजह से, उस लेवल के ड्रॉप होने की वजह से एब्डोमिनल एरियाज में एडिपोज टिश्यूज जो है उनकी डेपोजिशन बढ़ने लग जाती है, ठीक है। तो जब एडिपोज टिश्यूज की डेपोजिशन बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली वो जो है वो वेट गेन हो रहा होगा, और ऐसा होता है एस्ट्रोजन लेवल ड्रॉप होने की वजह से। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि मीनोपॉज के बाद जो फीमेल्स जो है वो 40+ ईयर एज जिनकी हो जाती है और मीनोपॉज जिनमें आ चुका होता है, उसके बाद उनका जो एब्डोमिनल एरिया है वहां पर फैट एक्यूमुलेशन होने लग जाती है। बाकी बॉडी ठीक होती है लेकिन एब्डोमेन में फैट इकट्ठा होने लग जाता है। उसकी रीजन क्या है? एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो मीनोपॉज के बाद ड्रॉप कर जाता है। तो अगर आपके एब्डोमिनल एरिया में ज्यादा फैट इकट्ठा हो रहा है हिप्स वाले एरियाज पे, तो इसकी रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस भी होता है, और पीसीओएस में वेट गेन की रीजन यही होती है। इसके अलावा मेल पैटर्न बाल्डनेस। अच्छा, मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस दोनों में फर्क है, मतलब खवातीन जो है उनके जो बाल गिरते हैं उसमें और मर्दों के जो बाल गिरने में, दोनों में फर्क होता है। तो वो फीमेल्स जिनको पीसीओएस होता है उनमें मेल पैटर्न बाल्डनेस डेवलप होती है, मतलब उनमें जिस तरह से मेल्स के जो है वो बाल कम हो रहे होते हैं, इस तरह से उनमें भी बाल्डनेस डेवलप होती है। इसके अलावा हेडेक, हेडेक बहुत कॉमन कंडीशन है पीसीओएस में, सर में दर्द बहुत ज्यादा होता है और इसकी रीजन हार्मोनल इम्बैलेंस ही होता है। शुगर क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है, मीठा खाने को बहुत दिल करता है। तो अगर किसी का मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है, तो ये भी जो है वो सिम्टम है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन इनसेंसिटिविटी हुई हुई है, या आपकी बॉडी जो है वो प्रॉपरली इंसुलिन को और ग्लूकोज को मेटाबोलाइज नहीं कर पा रही, इसका जो है वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं चल रहा बॉडी में, रेगुलेट नहीं हो रहा ये वाला साइकिल आपका, जिसकी वजह से आपको शुगर की क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा होती है।
कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम बात करें कि पीसीओएस की वजह से फर्दर क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस किसी भी फीमेल को फेस करना पड़ सकती हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट कॉमन इज़ इनफर्टिलिटी, ठीक है? इनफर्टिलिटी कैसे होती है? इनफर्टिलिटी इस तरह से होती है कि जब आप मैंने पहले बताया कि पीसीओएस में जो है वो एग की जगह सिस्ट बन रही होती है, ठीक है? या अगर एग बन रहा है तो उसकी क्वालिटी इतनी पुअर होती है कि वो उसकी ओवुलेशन नहीं हो रही होती, मतलब एग मैच्योर होगा तो ही रिलीज होगा। तो एग जो है वो मैच्योर नहीं हो रहा होता, जब मैच्योर नहीं हो रहा तो वो रिलीज नहीं होगा, जब एग ही रिलीज नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। तो पीसीओएस का जो फर्स्ट मोस्ट इफेक्ट देखने को मिलता है फीमेल को वो होता है इनफर्टिलिटी। और इसके अलावा मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। पीसीओएस जो है वो एक तरह से आपके मेटाबॉलिक जो कंडीशन है बॉडी की उनको भी इफेक्ट करता है, क्योंकि इंसुलिन जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है। सबसे पहले तो आपका ग्लूकोज का मेटाबॉलिज्म जो है वो इफेक्ट होता है, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप में सीवीडीज और बाकी स्ट्रोक वगैरह के जो चांसेस हैं वो भी बढ़ जाते हैं। एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं पीसीओएस वाली फीमेल में, ठीक है? किस तरह से? नॉर्मली क्या होता है, आपकी यूट्रस की लाइनिंग ठीक होती है, एंडोमेट्रियम बोलते हैं उस लाइनिंग को, वो ठीक होती है, फिर उसकी जो है डिजेनरेशन हो जाती है, डेब्रिस बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है, दोबारा से उसकी थिकनिंग होती है, दोबारा से जो है उसकी डिजेनरेशन हो जाती है, डेब्रिस बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है। लेकिन पीसीओएस में क्या होता है, यहाँ पर थिकनिंग तो होती है यूट्रस की, और डिजेनरेशन नहीं हो पाती समटाइम्स, ठीक है? थिकनिंग तो हो रही होती है लेकिन डिजेनरेशन नहीं होती, और बार वहाँ पर नए सेल्स बन रहे होते हैं लेकिन पुराने वाले सेल्स वहाँ से जो है वो खत्म नहीं हो रहे होते। तो ये फैक्टर जो है ये भी लीड कर सकता है टुवर्ड एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन की तरफ भी ये लीड कर सकता है। डाइट एंड लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। हम पीसीओएस की जो पीसीओएस जिनको इश्यू है वो अपनी लाइफस्टाइल को या डाइट को कैसे मॉडिफाई करें और इसको मैनेज कर सकते हैं। पीसीओएस को ना, अगर किसी फीमेल को पीसीओएस हो जाए और उसे बताएं तो वो समझती है कि पता नहीं मुझे ऐसी कौन सी लाइलाज बीमारी हो गई है, और वो डिप्रेशन से ही अपनी उस कंडीशन को मजीद वर्स कर लेती है। जबकि अगर आप इसको प्रॉपरली मैनेज करें सिर्फ और सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल से, तो आप बगैर मेडिसिन के भी इसको ठीक कर सकते हैं। मैंने लास्ट जो मेरा सेशन हुआ था डीएक्सन में, मैंने उसमें भी यही बताया था कि आपकी बॉडी जो है वो ऑर्गेनिक चीज़ों से बनी हुई है, ठीक है? बायो एलिमेंट से बनी हुई है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन तमाम एलिमेंट से बनी हुई है। तो इसको आप इन्हीं चीज़ों से ठीक करेंगे तो ये ठीक रहेगी, फिट रहेगी। अगर आप इसको केमिकल से ठीक करना स्टार्ट कर देंगे ना तो ये मजीद वर्ड्स होंगी, ठीक है? तो वो फीमेल्स जो कि पीसीओएस की कंडीशन में सीड साइकिलिंग भी बहुत इफेक्टिव होती है, तो वो फीमेल्स जो कि अपनी इस कंडीशन को मैनेज करने के लिए सीड साइकिलिंग वगैरह कर रही होती हैं या डाइट को यूज़ करती हैं, या कुछ ऐसे आपके जो है वो फंक्शनल फूड्स होते हैं उनको यूज़ करती हैं, तो उनकी जो ये कंडीशन है ना वो रिवर्स हो जाती है। लेकिन वो जो कि स्टिक कर जाती हैं सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन के साथ, मेरे पास ये वाले केसेस भी मौजूद हैं। एक फीमेल है अभी मेरे पास प्रेजेंट, उनका जो है वो चल रहा है सेशन। वो क्या, वो चाहती है कि उनको कोई ऐसी पिल दी जाए, उनको ना तो कुछ खाना पीना मना हो, ना मतलब वो अपनी डाइट को चेंज नहीं करना चाहती, लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करना चाहती, वो चाहती है मुझे कोई ऐसी पिल मिल जाए कि मैं उसे यूज करूं और मेरी पीसीओएस जो है ना वो ठीक हो जाए और मुझे और कुछ करना ही ना पड़े उसके अलावा, ठीक है? तो ऐसा नहीं होता, इससे कंडीशन मजीद वर्स होती है। तो डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है इस कंडीशन में, बल्कि जितनी भी कंडीशन हैं चाहे वो क्रॉनिक ही क्यों नहीं है, आप उनमें अगर डाइटरी मॉडिफिकेशंस करते हैं ना तो आप उसे रिवर्स कर सकते हैं। एमएनटी की बात करते हैं, मेडिकल न्यूट्रिशन थेरेपी फॉर पीसीओएस। पीसीओएस की जो थेरेपी न्यूट्रिशनल थेरेपी है वो ये है कि आप हाई फाइबर डाइट लें, लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लें और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लें, ठीक है? हाई फाइबर से क्या होगा, आपकी बॉडी में फाइबर जो है ना ये एक बहुत अच्छी चीज़ है बॉडी के लिए। बेसिकली ये आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन करवाता है, आपकी बॉडी की चिलेशन भी करवा रहा होता है, बॉडी की क्लीनिंग भी करवा रहा होता है, ठीक है? और इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स डाइट लेंगे तो ये आपका जो इंसुलिन सेंसिटिविटी का मसला आया हुआ है ना, ये उसके साथ जो है उसको कंप्लीट करने में या उसको जो है मैनेज करने में इसका रोल होगा। उसके अलावा एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आप जब बॉडी में ओबेसिटी होती है ना, ओबेसिटी इटसेल्फ इज अ इन्फ्लेमेटरी कंडीशन।
ओबेसिटी भी एक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन है, तो अगर ओबेसिटी है आपका जो है वो एब्डोमिनल फैट बहुत ज़्यादा है, तो एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट यूज़ करें। एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट आपको अपनी रेगुलर डाइट में भी इस तरह की चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, क्योंकि डेली बेसिस पर बॉडी में डिस्ट्रक्शन भी हो रही होती है, रिपेयरमेंट भी चल रही होती है, नए सेल्स भी बन रहे होते हैं, तो उस टाइम पे कुछ ना कुछ इन्फ्लेमेशन बॉडी में होती है। अगर आप एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट लेंगे तो वो बेस्ट है आपकी बॉडी के लिए। एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट यूज़ करें ताकि जो फ्री रेडिकल्स प्रोड्यूस हुए हुए हैं, सेल्स को डैमेज कर रहे हैं, ओवरीज को डैमेज कर रहे हैं, उनकी हेल्थ को, ओवरीज की हेल्थ को बेटर करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट रिच डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सीड साइक्लिंग बहुत इफेक्टिव है इस कंडीशन में। सीड साइक्लिंग क्या है, इसमें 4 सीड्स होते हैं, आपने वो यूज़ करने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से सीड्स होते हैं? फ्लैक्स सीड्स होते हैं, पंपकिन सीड्स होते हैं, सेसमे सीड्स होते हैं, और इसके अलावा सनफ्लावर सीड्स होते हैं, ठीक है। फर्स्ट 14 डेज, फर्स्ट 14 डेज कौन से, जो पीरियड का फर्स्ट डे है, पीरियड स्टार्ट होने का जो डे 1 है, वहाँ से लेकर अगले 14 दिनों तक जो है वो हर दिन आपने क्या लेना है, सीड साइक्लिंग का बता रही हूँ। हर दिन जो है वो 1 टेबल स्पून फ्लैक्स सीड्स, फ्लैक्स सीड्स कहते हैं अलसी के बीज, अलसी के बीज लेने हैं 1 चम्मच, और 1 चम्मच जो है वो कद्दू के बीज लेने हैं, ठीक है। लेने किस तरह से हैं, इनका आपने पाउडर बना के लेना है, ठीक है, क्योंकि इनकी जो है वो आउटर कवरिंग बहुत हार्ड होती है, तो आपके स्टमक को बहुत एफर्ट करना पड़ेगी, और क्या होगा कि प्रॉपरली जो है उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं वो निकल नहीं पाएंगे, और जो है वो आगे इंटेस्टाइन में मूव आउट कर जाएगा। तो इसलिए आप इनको ग्राउंड फॉर्म में लेना है। ग्राउंड फॉर्म का मतलब है कि आप इनको पीस कर लेना है। तो पीरियड स्टार्ट होने के पीरियड जिस दिन स्टार्ट हुए हैं, तो डे 1 से डे 14 तक आपने जो है वो फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स यूज करने हैं, और पीरियड्स के 15 डेज से लेके नेक्स्ट दोबारा पीरियड स्टार्ट होने तक जो है वो आपने अगले 2 सीड्स लेने हैं, वो है 1 टेबल स्पून तिल और 1 टेबल स्पून सूरजमुखी के बीज, ठीक है, इनको भी आपने पीस कर लेना है। अगर आपने एडिशनल बेनिफिट्स लेने हैं तो आप इनके साथ बोनस के तौर पर जो है वो फर्स्ट 14 डेज में फिश ऑयल यूज करें। फिश ऑयल के कैप्सूल्स जो ओमेगा 3 है, फिश ऑयल के कैप्सूल्स इजीली मार्केट में अवेलेबल होते हैं, और सेकंड 15 डेज जो है या सेकंड हाफ जो है उसमें आप जो है वो इवनिंग प्रेमिरोज ऑयल यूज करें, ठीक है। तो बेसिकली ये जो साइकिल है इसे 2 हाफ्स में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट हाफ जो होता है उसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं, और जो सेकंड हाफ होता है 15 डेज से लेके 28 डे तक उसे हम ल्यूटियल फेज कहते हैं। तो फॉलिकुलर फेज में आप फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स यूज करेंगे, और फिश ऑयल जो है उसका सप्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं। सेकंड 15 डेज में आप सेसमे सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, और उसके साथ जो है वो आप इवनिंग प्रेमिरोज ऑयल उसको यूज करें, तो इससे जो है वो बहुत बेस्ट रिजल्ट्स आते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है कि वो फीमेल्स, ये तो हो गया ना उनके लिए जिनका हार्मोनल इम्बैलेंस है या अभी फर्स्ट स्टेजेस हैं, पीरियड्स तो हो रहे हैं लेकिन वो प्रॉपर होते नहीं हैं। वो फीमेल्स जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होने के बाद स्टॉप हो गया, मतलब स्टार्ट हुआ था उनको रिप्रोडक्टिव एज में या टीनेज में, जब उनका मतलब फीमेल की पुबर्टी के दौरान जब मेंस्ट्रुअल साइकिल एक दफ़ा अपीयर होता है, वो अपीयर हुआ, उसके बाद स्टॉप हो गया हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, पीसीओएस की वजह से या किसी और वजह से, वो भी इसको यूज़ कर सकती हैं। वो किस तरह से यूज़ करेंगी? वो ऐसे यूज़ करेंगी, वो इसको जो है वो मून के अकॉर्डिंग देखेंगे, मून साइकिल के अकॉर्डिंग वो सीड साइक्लिंग को यूज़ करेंगे। जो फर्स्ट डे है मून का, मतलब चांद की पहली तारीख से 14वीं तारीख तक आप फ्लैक्स सीड्स और पंपकिन सीड्स लेंगे, और 15 डेट जो है चांद की, उससे आगे नेक्स्ट बाकी जितने भी डेज हैं वहाँ तक जो है वो आप सनफ्लावर सीड्स और सेसमे सीड्स लेंगे, तिल और सूरजमुखी के बीज जो है वो इस्तेमाल करेंगे। तो वो फीमेल्स जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट है वो इस तरह से सीड साइक्लिंग को कंटिन्यू करेंगी, और जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो अपीयर होता है वो इस तरह से सीड साइक्लिंग को यूज़ करेंगी जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। अच्छा, अब अगर किसी को हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं भी है तो भी आप सीड साइक्लिंग यूज़ कर सकते हैं। सीड्स के अंदर इस तरह के
न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो कि आपकी ओवरीज की हेल्थ को इन्हांस करते हैं। और सेकंड वन, इनमें इस तरह के सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि एक्स्ट्रा एंड्रोजन्स और एक्स्ट्रा जो हार्मोन्स होते हैं रिलीज हुए हुए उनको अपने साथ बाइंड करके एक्सक्रीट करवा देते हैं। ठीक है, तो सीड हर कोई यूज कर सकता है, इसका साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन ये है कि जब आप स्टार्टिंग में इसको स्टार्ट करते हैं तो 1 टेबल स्पून की बजाय आप 1 टीस्पून से स्टार्ट करें और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसकी अमाउंट को बढ़ाएं। ओके, इसके अलावा मैंने आपको बताया कि आपकी बॉडी जो है वो नेचुरली बायो एलिमेंट से बनी है। आप उसे उन्हीं चीज़ों से ट्रीट करेंगे तो वो ज़्यादा फिट रहेगी। अगर आप उन्हें जो है केमिकल्स वगैरह से, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट से ट्रीट करना स्टार्ट करेंगे तो वो मज़ीद डैमेज होगी। तो यहाँ पर हमारे पास डीएक्सएन ने जो है ना वो एक बहुत अमेजिंग प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करवाया है, दैट इज डीएक्सएन मोरिंजी। बेसिकली ये एक ट्री के फ्रूट का जूस है, मोरिंडा सिट्रीफोलिया। उसका जो फ्रूट है उसका ये जूस है। ठीक है, और ये मैंगो की तरह का होता है, छोटा सा येलो कलर का होता है और उसका ये जूस है। और अगर हम इसकी बात करें ना तो इसके अंदर बहुत सारे इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। हर एक्टिव इंग्रेडिएंट का डिफरेंट वर्क है। ठीक है, इसमें 10 से 12 जो है वो तो मैंने इनको स्टडी किया हुआ है ना कि क्या क्या उनकी वर्किंग है। इसकी एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज होती हैं। इसके अलावा ये ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। अब ये वाला जो जूस है ना, इसमें इस तरह के सब्सटेंसेस मौजूद हैं जो कि एक्स्ट्रा एंड्रोजन की रिलीज को इनहिबिट कराते हैं। और ये नेचुरली जो है अगर आप इसका इंटेक करते हैं तो ये आपका हार्मोन को बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। उस लेवल को, हार्मोन्स के लेवल को जो है वो ये बैलेंस करना स्टार्ट कर देगा। अब इसमें इसको लेना किस तरह से है, इसको लेने का तरीका ये है कि आप 2 टेबल स्पून 1 लीटर पानी में जो है उसको मिक्स करके, बेटर ये है कि आप एम्प्टी स्टमक लें और इसके अलावा बाकी का जो है वो आप पूरा दिन यूज करते रहें। 1 ग्लास आप खाली स्टमक जो है या निहार मुंह जिसे कहते हैं आप ले लें और बाकी जो है वो आप पूरा दिन इस्तेमाल करते रहें। अच्छा, इसका सिर्फ यही रोल नहीं है कि ये पीसीओएस में बहुत इफेक्टिव है, इसके अलावा इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। ये वो लोग जिनमें टबैको स्मोकिंग की वजह से या जिनमें सिगरेट स्मोकिंग की वजह से कैंसर डेवलप होता है, ठीक है, या उनको सीओपीडी का इशू स्टार्ट हो जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर रहे होते हैं ना उनमें सीओपीडी बहुत कॉमन होता है, तो वो लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत इफेक्टिव है। ठीक है, इसके अलावा इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज हैं और एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज भी हैं। तो किसी भी किस्म का, किसी भी टाइप का कोई कैंसर है तो उसको रिवर्स करने के लिए ये बहुत बेनिफिशियल है। अगर इसको कोई पर्सन यूज करता है तो उसको बहुत इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। अच्छा, होता यह है कि हम मार्केट में ना जो मौजूद सप्लीमेंट्स हैं उनको जब इस्तेमाल करते हैं तो हमारा स्टमक अपसेट होने लग जाता है। लेकिन ये जो मोरेंजी है, जब आप इसको यूज करेंगे, ये बेसिकली आपका अगर स्टमक का कोई मसला है, गैस्ट्राइटिस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस है, आईबीएस है, आईबीडी है, इस टाइप की कोई भी कंडीशन है, आप उसमें भी इसे अगर यूज करते हैं ना, ये आपको बड़ा सूदिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, और ये स्पेसिफिकली आप इसे स्टमक के डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस एक प्रोडक्ट को यूज करेंगे और आपकी बॉडी के जो 10 फंक्शंस हैं वो नॉर्मल होने लग जाएंगे। तो इसके जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आपकी बॉडी में कहीं पर भी इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो ये मोरिंजी इसके अंदर एक एक्टिव इंग्रेडिएंट है इस जूस का, जो कि बॉडी के तमाम सेल्स में कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन हुई हुई है तो उसको जाके रिपेयर जो है वो इसमें करवाना होता है। और कोई अगर इसको यूज कर रहा है तो उसकी बॉडी में कैंसर के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे कि ब्रेस्ट कैंसर फीमेल्स में बहुत कॉमन है, तो अगर कोई पीसीओएस वाली फीमेल इसको यूज करती है तो उसमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस, एंडोमेट्रियल कैंसर के चांसेस और पीसीओएस जो है वो भी रिवर्स हो जाएगी। और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है अनटिल एंड अनलेस कि आप इसे इसकी रिकमेंडेड डोजेज के अंदर रहते हुए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप कोई मेडिसिन यूज कर रहे हैं, लाइक कुछ लोग जो है वो ब्लड प्रेशर की मेडिसिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एसीई इनहिबिटर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कुछ लोग जो है वो वारफेरिन थेरेपी पे होते हैं, ब्लड क्लॉटिंग को जो है मैनेज कर रही होती है। तो अगर आप कोई साथ में और मेडिसिन यूज कर रहे हैं
तो तब आपने इसका जो यूज़ है वो बहुत केयरफुली से यूज़ करना है। या आपको जो भी ये प्रिस्क्राइब कर रहा है आप उसे यूज़ करने से पहले बताएं कि मैं साथ में इस चीज़ की जो है ना वो मेडिसिन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मोरिनजी, अगर आप वारफेरिन थेरेपी पे हैं या अगर आपको जो है वो और इस टाइप की कोई मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं जैसे कि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन है, तो उस कंडीशन में आप इसे ज़रा केयरफुली यूज़ करेंगे। एक टाइम पे आप इसे इकट्ठा ना लें। लाइक आपको जो है वो एक टाइम पे वारफेरिन थेरेपी दी जा रही है और उसी टाइम पे आप इसको भी यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो वेस्ट ही जाएगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपकी बॉडी में कोई और कंडीशन है तो आप इसे बहुत केयरफुली यूज़ करें। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन चैट।